जैसा कि अरुण जी ने बताया कि जिस तरीके से विद्यालय में ही एडमिशन फ़ीस नहीं लेते, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हो जाता है उन अभिभावकों के लिए जो एक-एक पैसा जोड़ कर के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे विद्यालय इटावा में नहीं, मैं आस-पास प्रदेश और देश में आप देखेंगे, कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो एडमिशन फ़ीस के नाम पर एक मोटी रकम तो ले लेते हैं, लेकिन एक पहला विद्यालय मुझे अपने रिपोर्टिंग करियर में देखने को मिला, जो एडमिशन फ़ीस नहीं लेते हैं, तमाम और भी चीज़ें हैं। और सबसे बात ही उन्होंने बताया कि कुछ गरीब बच्चे भी इनके यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं, इनके माँ-बाप नहीं ऐसे बच्चों को ये निःशुल्क पढ़ाने का काम भी करते हैं। तमाम नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक़्त मैं बैठा हूँ इटावा पब्लिक स्कूल इटावा में ही और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं स्कूल के डायरेक्टर अरुण कुमार जी। इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार संस्थान की शुरुआत कब की थी? शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है। आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिएगा। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाता है और तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपने एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया है और जो अच्छे जो भी खबरें हैं, सच्चाई हैं, उसको सामने लाने का आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए। सर, आपसे जानने का प्रयास मेरा यही रहेगा कि जो ये संस्थान है इटावा पब्लिक स्कूल, इसकी शुरुआत आपने कब की थी? तो देखिए, हम लोगों ने इस संस्थान की शुरुआत सन 2011 अ, अप्रैल 2011 से स्टार्ट किया है। स्थापना वर्ष हमारा सन 2011 का है। सर, संस्थान स्थापित करने का क्या उद्देश्य था आपका? सर, वैसे तो हम लोग हमारा इससे पहले भी एक इटावा पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम से अशोक नगर में विद्यालय चल रहा है और उसी का सेकंड ब्रांच हमने यहाँ पे रामनगर में स्टार्ट किया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम फीस में बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को मिल सके। यही हमारा संस्था का उद्देश्य जी, है। अब सर यही भी जानना चाहूँगा क्योंकि उस समय कोविड के समय सर स्कूल पूरी तरीके से बंद हो गए थे, व्यवस्थाएँ सब बंद हो गई थी। सर, उस समय संस्थान ने क्या-क्या समस्याएँ फेस की वो मैं आपसे जानना चाहूँ? देखिए, कोविड के दौरान सिर्फ हम ही ने नहीं बल्कि सभी देशवासियों ने, सभी लोगों ने फेस की बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हुई वो स्कूलों को हुई। उसमें हमारा भी स्कूल अछूता नहीं है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही रही कि लॉकडाउन में पूरी तरह से स्कूल बंद हो गए, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। बट फिर भी हम लोगों ने कोशिश की ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस देने का हम लोगों ने प्रयास किया। और जो जो भी हम लोगों से प्रयास हो सकते थे उस दौरान, जो जैसी कंडीशन थी उसके हिसाब से बेटर जो भी हो सकता था वो किया। सर, ये भी जानना चाहता हूँ कि सरकार की कोई उस समय सहयोग रहा आपके संस्थान के लिए? नहीं, सरकार का उस समय कोई वैसा फाइनेंशियल कोई सहयोग नहीं। सरकार अगर चाहती सर, तो क्या मदद कर सकती थी संस्थान की? और उसमें सरकार अगर चाहती तो कुछ जो कुछ चीज़ें हेल्प के तौर पर, जैसे कि मानदेय वगैरह दे सकती थी? मानदेय में हेल्प कर सकते थे और हमारे टीचर्स के लिए। और ये जी, चीज़ें हैं। सर ये भी जानना चाहता हूँ मैं आपको सर शिक्षा को आप कितना महत्व देते हैं? तो देखिए, शिक्षा जीवन का दूसरा नाम है। बिना शिक्षा के पशु भी जो हैं वो भी जिंदा हैं, बट मतलब अगर हम अगर शिक्षा को वरीयता नहीं देंगे तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। शिक्षा जो आज है वो कल एक उन्नति की तरफ हमें लेके जाती है। और जो विकास का क्रम है वो हमारा बदलता है, हमें ऊंचाई
की तरफ अग्रसर करती है। तो शिक्षा के बिना हम समझते हैं कि हमारा जीवन अधूरा है। सर वेस्टर्न कल्चर लगातार हावी होता चला जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता जो कह लीजिए आप, संस्थान क्या प्रयास कर रहा है सर पश्चिमी सभ्यता को? तो देखिए, पश्चिमी सभ्यता में हम हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, जो आई थिंक सबसे बेस्ट हम मानते हैं, जो हमारे चाहे वो हमारा रहन सहन हो, चाहे वो हमारा मतलब पूजा पद्धति है, या फिर जो हमारे आचार विचार हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो उन सब चीज़ों को मतलब वेस्टर्न कल्चर कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर कर रहा है, बट हमारा प्रयास ये है कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो संस्कार दें, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जो हमें विरासत में मिला है, वो हम आगे जाके ट्रांसफ़र कर सकें। हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर सकें, तो ताकि जो चीज़ें हमें मिली हैं, संस्कार जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता-पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो हमें दिए हैं, जिससे कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, वो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसको आगे लेके जाएँ और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। आप सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कहीं न कहीं बात इटावा पब्लिक की आती है तो आपके यहाँ से बहुत सारे बच्चे टॉपर्स रहते हैं। कहीं न कहीं सर क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को कि वो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत अब आप तो काम करते हैं, स्कूल के लोग काम करते हैं, आपके टीचर्स काम करते हैं, लेकिन कौन-सा वो बिंदु है जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अभिभावकों तक पहुँचाना चाहते हैं, जो उन पर वो लोग काम करें तो शायद बेहतर परिणाम आए? देखिए, बच्चा विद्यालय में 5 या मैक्सिमम 6 घंटे तक रहता है, बाकी 18 घंटे घर पर रहता है। तो अभिभावकों से मैं यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों को समय दें, एक क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें, जिससे कि आपको पता चलना चाहिए कि हमारा बच्चे की गतिविधि कैसी है, उसकी संगति कैसी है, किस तरह के बच्चों के साथ में रहता है ना? या फिर आजकल क्या है कि मोबाइल भी यूज़ करते हैं बच्चे, सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स की निगरानी में चीज़ों को देखें, जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, उनको उस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें बच्चे। तो मैं अभिभावकों से यही कहूँगा कि जिस तरीके से दीपावली के अवसर पे पटाखे या फुलझड़ी फोड़ते हैं, वो पेरेंट्स के उपस्थिति में करते हैं, उसी तरह से मोबाइल का भी यूज़ पेरेंट्स की ही देख-रेख में होना चाहिए। सर अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है क्योंकि चूँकि आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। सर ये सत्र है जो 2024 का सत्र है वो स्टार्ट होने वाला है। अब एग्ज़ाम हो रहा है उसके बाद नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नए अभिभावक आपके साथ जुड़ेंगे, नए बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। उनके लिए एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या अपनी बात रखना चाहते हैं जो लोग आपके साथ जुड़े? देखिए, नए सेशन में हमारा अभी हाल में एक तो हम लोगों ने एनुअल फंक्शन भी कराया है जी। बच्चों का, और सभी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। नए सत्र के लिए मैं अभिभावकों से एक तो यही कहना चाहूँगा कि एक हम लोग अन्य स्कूलों की तरह से जैसे वो एडमिशन फ़ीस वग़ैरह लेते हैं, हम लोग एडमिशन फ़ीस नहीं लेते हैं आपसे। जो आपका कहीं न कहीं एक फ़ाइनेंशियल आपको सपोर्ट भी करने का हमारा एक उद्देश्य है, और इसके अलावा अ, आप एक बार विद्यालय आएँ, स्कूल विज़िट करें, देखें हमारी विभिन्न तरीके से जो हम लोग स्मार्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर लैब भी हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, ताकि बच्चे आज के युग के हिसाब से बेहतर एजुकेशन पा सकें। और यही हमारा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन हम दें। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय जैसा कि अरुण जी ने बताया कि जिस तरीके से विद्यालय में ये एडमिशन फीस नहीं लेते हैं, ये बहुत
महत्वपूर्ण सवाल है वो जाता है उन अभिभावकों के लिए जो एक-एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे विद्यालय इटावा में नहीं, मैं आस-पास प्रदेश और देश में आप देखेंगे, कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो एडमिशन फीस के नाम पर एक मोटी रकम तो ले लेते हैं, लेकिन एक पहला विद्यालय मुझे अपने रिपोर्टिंग करियर में देखने को मिला, जो एडमिशन फीस नहीं लेते हैं, तमाम और भी चीज़ें हैं। और सबसे बात ही उन्होंने बताया कि कुछ गरीब बच्चे भी इनके यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं, उनके माँ-बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को ये निःशुल्क पढ़ाने का काम भी करते हैं। तमाम ऐसी जो जानकारी थी, रोचक जानकारियाँ मैं आपसे आप तक पहुँचाना चाहता था, मेरा मकसद भी यही था। अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी सटीक है और आपके काम की है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ अशित कुमार।